तो उसके लिए आयोग से जो कर्मचारियों को पदस्थ किया गया। अब जो नौकर चाकर घर पे चाहिए थे, तो क्या वो ऑफिस के काम के लिए चाहिए थे या घर के काम के लिए चाहिए थे? ये बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है, क्योंकि शासन में देखिए जो व्यवस्था होती है, जैसे मंत्री के घर पे भी जो व्यवस्था होती है, ऑफिस में कार्यालय एक होता है, फिर घर पे भी एक कार्यालय खोलते हैं वो लोग। और इसके अलावा जो बड़े सीनियर अधिकारी होते हैं, तो वो लोग भी कई बार, क्योंकि कार्य बहुत ज्यादा होता है, तो कई बार घर पे भी कार्य खोला जाता है। जैसे जस्टिस गोगोई का जो आपने फेमस, जब रेप केस हुआ था, वो जो इसका जिक्र आया था, उस समय भी वो घर के कार्यालय का ही पूरा वो मामला था। तो घर के कार्यालय चलते हैं, संचालित होते हैं, अव्वल और बशर्ते कि घर के कार्यालय होने चाहिए। तो सवाल ये भी उठता है कि भाई कितने सूचना आयुक्तों के घर पर कार्यालय चल रहे हैं, और मुख्य सूचना आयुक्त के घर पर भी ये सुविधाएं रहती थी। पूर्व के जो मुख्य सूचना आयुक्त थे, उनके घर पर 5-6 लोग थे। अभी जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं, उनके घर पर 3 लोग हैं। बाकी जो सूचना आयुक्त है, उनको उनके घर पर नौकर चाकरों को पदस्थ किया गया है। लेकिन अब चूंकि घर के कार्यालय पर अगर देखिए किसी की व्यवस्था होगी, किसी को अगर अपॉइंट किया जाएगा, तो डेफिनेटली उससे अपेक्षा क्या होगी? घर के कार्यालय की साफ सफाई की अपेक्षा होगी। जो कार्यालय के जो कार्यालयीन काम होते हैं, उसमें फाइलों को लगाना, फाइलों को जमाना, रख रखाव, ये सब तमाम चीजें उसका उसका काम होता है। और उस इसी के अलावा मुझे लगता है कि इसमें देखिए घर के कार्य के इतर उनसे वो सारे काम करवाए जाते हैं। बर्तन धोने का काम, झाड़ू पोछे का काम, कपड़े धोने का काम, कपड़े सुखाने का काम, लाइटरिंग और बाथरूम धोने का काम, वो तक काम करवाया जाता है। तो ये अगर आप पूछेंगे किस नियम के तहत हो रहा है, तो उसका नियम तो कुछ नहीं है, लेकिन चूंकि एक ये इस तरह की व्यवस्था सिर्फ सूचना आयोग में नहीं, बल्कि आप देखेंगे कि जैसे जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस ऑफिसर्स में तो आप देखिए कि जो रिटायर्ड हो जाते हैं डीजी, उनके घर पर रिटायर्ड होने के बाद भी उनके पास पूरी सुविधाएं रहती हैं। 2-3 अर्दली रहेंगे, इसके ड्राइवर रहेगा एक, ये सब तमाम चीजें जो है, पोस्ट रिटायरमेंट भी चलता रहेगा। तो इसके अलावा जो सीनियर आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, उनके घर पर मतलब आप यहाँ भोपाल में अगर देखें, चार इमली में, तो मैं तो एक बार देख के, मैंने एक बार कुछ बाइकें गिनी थी, तो एक आईपीएस अधिकारी थे, उनके घर के सामने 26 बाइकें खड़ी थी। 26 बाइकें, 26 कर्मचारी तो वो थे जो कि बाइक से आ रहे थे, और अंदर और कितने होंगे जो पैदल आ रहे होंगे। तो आप सोचिए कि मतलब क्या, मतलब ये जो अभी इन्होंने जो इससे पहले जो सज्जन बोल रहे थे, उन्होंने जो कहा ना कि राजा महाराजाओं वाला, कि बाथरूम, डिप्टी कलेक्टर को बाथरूम का दरवाजा खोलने तक के लिए एक राजा महाराजा रखा है, वो राजा महाराजाओं की तरफ ट्रीटमेंट दिया जाता है, उनके लिए एक कर्मचारी को तैनात करके रखा है। तो वैसा ही कुछ जो है यहाँ पर, मतलब आप सोचिए कि कितने, अगर किसी घर पर 30-35 लोग अगर पदस्थ हैं, कर्मचारियों की फौज तैनात है, तो डेफिनेटली उसको लेकर के मतलब ने आप, मतलब ये तो शासन में कहीं नियमों में भी नहीं है, और ये नियमों का उल्लंघन करते हुए एक तरह से, और ये किसका पैसा जाता है इसमें, और उनका काम, असल काम क्या है? अगर ये कर्मचारी, मैं कह रहा हूँ कि सूचना आयोग में इतनी दिक्कत होती कि फाइलों को टाइमली जो ऑर्डर आते वो ऑर्डर अपलोड नहीं हो पाते। ये जो कर्मचारी हैं, ये कर्मचारी अच्छे पढ़े लिखे, कम से कम इतने पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, कि वो कम से कम एक जो बेसिक स्कैनिंग होती है और फाइलों को अपलोड करने की व्यवस्था होती है, वो तक वो कर सकते हैं आराम से, अगर उनको ट्रेनिंग दी जाए तो। सफिशिएंट स्टाफ अगर वहां पर, अगर उनसे काम किया जाए, कार्य का विभाजन सही ढंग से किया जाए, तो ये जो इश्यू होता है, आप देखिए कि जो ऑर्डर्स हैं वो अपलोड नहीं हो पा रहे हैं, इतने समय के बाद अपलोड होते हैं। वो तमाम चीजें जो हैं, जो फाइलों की शॉर्टिंग करना, पुरानी फाइलें मिलती नहीं है, उनका रख रखाव करना, बहुत सारे काम ऐसे हैं सूचना आयोग में जो इन कर्मचारियों के माध्यम से किए जा सकते हैं। अगर इनको कोई सुविधा चाहिए, तो भाई उसका अगर नियम के तहत वो नियम की परिधि में आता है, तो उसके लिए आप बकायदा उसका नियम बनाइए। घर पे तैनाती का अगर कोई नियम है, तो उसको नियम बनाइए, और उसमें बिल्कुल स्पष्ट तौर से उसका उल्लेख होना चाहिए कि घर पर वो क्या कार्य करेंगे। ऑफिस कार्यालय के नाम पर घर में पदस्थ करके घर के काम कराना, ये तो एक, मतलब जो पारंपरिक व्यवस्था जो चली आ रही है ब्यूरोक्रेट्स की, वो तो ये बस उसका हिस्सा है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, और ऐसे बहुत सारे उपाय किए थे इससे पहले, तो बहुत कुछ अभी तक कंट्रोल में आया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ काम किया जाना, इस पे शिवानंद जी बाकी है। जी सर।
सर जैसे इनसे जो काम करवाए गए तो वो तो कुछ सफाई कर्मी टाइप के काम थे, तो सफाई कर्मी एक अलग पोस्ट कहलाती है, जैसा कि हम समझते हैं सफाई कर्मी हर कार्यालय में या कि जहाँ भी रहते हैं सफाई कर्मी एक अलग रहते हैं और एक प्यून अलग रहता है। तो चपरासी में क्या चपरासी का काम सफाई कर्मी हो सकता है इस तरह से? नहीं देखिए क्या, अब जैसे अब ऑफिस में इन्होंने कोई काम दिया हुआ है जो चपरासी का काम होता है। कई बार ऑफिस में अगर आपका प्यून ही नहीं है, कुछ कोई मतलब जो सफाई कर्मी नहीं है, तो भाई वो आपका उसका काम होता है कि जैसे डेस्क पर धूल जमी हुई है तो उसको साफ कर देना। अगर मान लीजिए कि चलिए सफाई कर्मी तो सुबह आता है और चला गया वो, अब उसी समय कुछ कोई चीज, इंक गिर गई, कोई चीज गिर गया वहां पर, खराब हो गया है, तो भाई वो उसको सफाई की व्यवस्था उसकी अपेक्षा कोई किससे करेगा? तो जो ऑफिस में प्यून पदस्थ होता है उससे ये अपेक्षा की जाती है कि भाई आप टेबल को धूल वूल साफ करें, आप अगर जमीन पर से कुछ कचरा हो गया है, टेबल पे कचरा हो गया है, तो उसको साफ करें। तो ये तो कार्य की अपेक्षा तो की जाती है उनसे। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है शिवानंद जी कि वहां पर सूचना आयोग में जब ढेर सारे कर्मचारी हैं, मेरा तो सवाल सिर्फ इतना है कि अगर कोई नियम है घर पे पदस्थ करने का तो स्पष्ट नियम होना चाहिए। और इस तरह का स्पष्ट कोई, नियम होना। हाँ, और इस तरह का कोई नियम एग्जिस्ट करता नहीं है। इसीलिए तो फिर ये घर पे चल रहे संचालित हो रहे कार्यालय के नाम पर किया जाता है, जबकि हकीकत में किसी भी सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त के घर पर कोई कार्यालय संचालित नहीं होता है। तो फिर ये इनकी तैनाती क्यों? ये सवाल तो उठेगा। सही है। तो जब काम ही नहीं हो रहा है, मतलब ऑफिशियल काम ही नहीं हो रहा है कार्य घरों में, तो मतलब इनकी नियुक्ति वहां पे क्यों की जाए? तो ये और सबसे बड़ा। दिक्कत और दिक्कत क्या होती है शिवानंद जी, सवाल इसका भी नहीं है। भाई मैं कह रहा हूँ कि आप सूचना आयोग अपना काम तो करें, जो जिस काम की अपेक्षा है, भाई पेनल्टी तो लगाए, भाई लोगों को जानकारियां तो दिलवाए। वो तो हो नहीं रहा। हाँ, वो और मेन मतलब प्रॉब्लम। इस तरह की चीजें, इस तरह के विवाद सामने आ रहे हैं जो कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा, ये विवाद इसीलिए भी सामने आ गए क्योंकि लोग वैसे भी फ्रस्ट्रेटेड हैं इनके इस तरह से कार्य प्रणाली से, सूचना आयोग के वर्तमान में। और चूंकि और चीजें ये उसमें नहीं नहीं नहीं, आत्मिक वो करने विवाद का। इसलिए, एक विवाद ये इसलिए आया, देखिए ऐसा नहीं कि नहीं पहले नहीं होता था। पहले जो मुख्य सूचना आयुक्त थे उनके घर पर तो 5 लगे हुए थे। ऐसा तो नहीं अच्छा। कि कपड़े नहीं धो रहे थे, बर्तन नहीं धो रहे थे, वो लोग भी यही काम कर रहे थे। तब विवाद क्यों नहीं आया, आप बताइए। हाँ। उसका कारण ये है कि पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त या इससे पहले भी सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त रहे, उनके घर पर जब इतने फौज जो लगती थी, पूरी 5-10 लोगों की फौज लगी हुई है, तो क्या होता था कि कोई 3 घंटे के लिए कोई आ रहा है, कोई 4 घंटे के लिए आ रहा है, कोई 5 घंटे के लिए आ रहा है, तो किसी के ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं होता था। नहीं पड़ता था, तो कम वो रहती थी। सबका काम चल जाता था। उसमें बोले अच्छा चलो, तुम किसी ने छुट्टी मारी तो छुट्टी ले लिया, किसी उसकी जगह दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, मतलब ढेर सारा मैन पावर लगा हुआ है, तो उसमें किसी को तकलीफ नहीं होती थी। अब क्या हो गया कि अब एक लग गया है, अब उसके पीछे जो है वो पड़ गए हैं कि भैया सुबह से लेके शाम तक घर का सारा काम उसी को करना है, तो 6 घंटे के अंदर पूरा काम करना है। तो वो भी एक दिक्कत हो गई है। तो सर महामहिम लोगों को अब एक एक दो 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 एक्स्ट्रा रखने पड़ेंगे। एक दो हाँ तो और एक्स्ट्रा। वो तो हो ही गया है अधिकतर, मेरे ख्याल से अभी जो मुख्य सूचना आयुक्त थे उनके घर पे 3 है। जो दूसरे सूचना आयुक्त थे जो विवादों में हैं अभी, उनके घर पर भी 3 हो गए हैं। और एक और जो सूचना आयुक्त मैडम है, उनके घर पर एक ही है अभी। नहीं, तो उनके साथ ज्यादती हो रही सर, उनके यहाँ भी दो तीन चाहिए भी और। ये तो करना चाहिए मतलब सबके सबके यहाँ बराबर होना चाहिए अगर ये है तो। सही है सर। मतलब तो यहाँ पिछले पिछले टेन्योर और इस टेन्योर में ये फर्क है कि कम से कम अभी जो दूसरे सूचना है तो उनको 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 तो दे दिया कम से कम। पिछली बार तो सारे के सारे जितने लोग थे सब पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त के घर पे ही लगे थे। अब ठहरे सूचना आयुक्त लोग, तो सूचना आयुक्त लोग मुख्य सूचना आयुक्त के विरुद्ध कैसे बोल सकते थे? ये दिक्कत थी सर पिछले वाले में। लेकिन जी हाँ। चलिए, इस बार अच्छी व्यवस्था है। तो सबसे बड़ी दिक्कत सर, अब मेन चीज पे बना जाते हैं सुनवाइयों का। जो हमने बहुत सारे आदेश देखे, आपने कहा था कि आदेश आप लोग देखो उसके बारे में चर्चा करो। तो अभी हाल ही में हमने अपने डिवीजन के कई सारे आदेश देखे और पिछले भी आए बहुत सारे आदेश। एक पचौरी जी हैं, उनके भी आदेश हमने दो तीन देखे। तो वो कई सारे आदेश में जुर्माना, तो खैर चलिए जुर्माने का तो नोटिस जारी कर देते हैं एससीएन। तो कम से कम पचौरी जी में ये अंतर है कि दूसरे तो सिर्फ सुनवाई का देते हैं कि ये सुनवाई नहीं की जाती है, आप आकर के अपना पक्ष रखिए, जो भी चीजें हैं, लेकिन वो
सुनवाई के दौरान एक एससीएन जारी करते हैं जिसमें 25,000 के जुर्माने और अनुशासनात्मक कार्यवाही जैसी बात वो लिख देते हैं। लेकिन सुनवाई के बाद कोई जुर्माना नहीं लगता, ज्यादातर जुर्माना नहीं लगता, मोर देन 90% में। ये बात सही है। और बाकी में तो सर कोई जुर्माना, मतलब नोटिस में भी जुर्माने का नहीं रहता कि हम आपको जुर्माना लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। बस आप आओ और अपना इधर उधर करके चले जाओ, और फिर वहां से डिस्पोज हो जाता है। जानकारी यहाँ दे देना, देने योग्य है, नहीं है तो फिर नहीं देना, इस तरह। सर इस चीज को लेकर के क्या किया जाए, अब ये बड़ा सवाल है सर। वो तो देखिए, डिस्कशन। मतलब मैं तो, ये जो केसेस वहां पे पेंडिंग पड़े हुए हैं अभी इस वक्त सूचना आयोग में, जितने सूचना आयोग है पूरे देश भर के, तो आप आंख बंद करके आप ये तो आप मान लीजिए कि उसमें से 90 से 80% मामले तो ऐसे हैं कि जिसमें जुर्माना लगना ही चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें जुर्माना नहीं लगे। 90-80% मामले ऐसे हैं। लेकिन हो क्या रहा है, जुर्माना लगता है मात्र 10%, 5%। तो ये एक बहुत दिक्कत का विषय है। अब उसकी तो व्यवस्था यही है कि अगर जुर्माना नहीं लगाया और गलत फैसला दे दिया है और जानकारी भी नहीं दी है, तो डेफिनेटली फिर उसका तो नेक्स्ट स्टेप वही है कि हाई कोर्ट जाए और वहां से अगली व्यवस्था जो है हाई कोर्ट के दिशा निर्देश पर हो। लेकिन हाई कोर्ट भी ऐसे कई मामले अभी गए हुए हैं। तो लोग हाई कोर्ट में अपने जब वो सूचना आयोग के निर्णय से सहमत नहीं होते हैं, संतुष्ट नहीं होते, तो मामले को लेकर हाई कोर्ट भी जाते हैं। और अभी मेरी नॉलेज में तो कई मामले दर्ज भी हो चुके हैं हाई कोर्ट के सामने, और हाई कोर्ट उसकी सुनवाइयां अब करने वाला है। सर हाई कोर्ट सुनवाई करेगा तो उससे तो कुछ चलिए होप है, लेकिन सवाल ये भी है कि कितने मामलों में व्यक्ति हाई कोर्ट जा सकता है। जो उम्मीद एक सूचना अच्छे अच्छे सूचना आयुक्त से की जा सकती है, जो निर्णय हमें मिल जाते हैं आसानी से, उसके लिए भी हमें हाई कोर्ट जाना पड़ेगा सर, छोटे छोटे मामलों के लिए। तो ये भी एक चिंता का विषय है। हाँ, ये चिंता का विषय तो है, लेकिन मेरा ये कहना है, जब हम ये बात कर रहे थे कि ये पूरे जो 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 आदेश ये पारित करते हैं, वो उन आदेशों पे चर्चा होनी चाहिए पब्लिक प्लेटफॉर्म पर। कि जैसे अभी एक किसी का आदेश आप ऑनलाइन आप देख लीजिए, ऑनलाइन उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं आदेश को। तो उसमें एक आदेश ऐसा था कि धारा 18 में कुछ शिकायतें की गई है, 3 शिकायतें किसी सूचना, में तीनों की तीनों शिकायतें रद्द कर दी, क्योंकि एक ही इसमें 3 अपीलों का नाम जिक्र था। तो वो स्पीकिंग ऑर्डर नहीं था। भाई हो सकता है कि वो तीनों अपीलें कनेक्टेड हो, तो ये भी हो सकता है। और इसके अलावा मेरा कहना है कि अगर किसी को चलो नॉलेज नहीं है, उसने एक शिकायत में धारा 18 के तहत 3 अपीलों का जिक्र करते हुए उसने शिकायत कर दी, और आप ये कहते हैं कि भाई 3 अलग अलग मामले हैं, तो तीनों की अलग अलग कंप्लेन होनी चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि अगर मान लो कि तीनों के पीआईओ एक ही हो, तो फिर भाई एक ही मामला बनेगा। ये भी तो देखना सर चाहिए। उसका कोई जिक्र सर नहीं। उन्होंने सिर्फ हाँ, इसी आधार पे उसको कैंसिल कर दिया, शिकायत को रिजेक्ट कर दिया कि ये धारा 18 के तहत 3 अलग अलग शिकायतें थी, और तीनों शिकायतें एक, 3 अलग अलग अपीलें थी, और 3 अलग अलग अपीलों की शिकायत एक ही शिकायत की गई। मेरा कहना है कि चलो, अगर किसी ने सही में अगर 3 अलग अलग अपीलें हैं, तो आप इतने सालों के वेट के बाद, आप 3-3 साल बाद वेट के बाद उनका नंबर आ रहा है, सुनवाई का नंबर आ रहा है, तो आप कम से कम उसमें एक काम ये तो करें कि उसमें उसकी सुनवाई करके एक ही शिकायत को ले लें आप उसमें से। एक जो अपील है उसको सही ले है। लें, और बाकी 2 को रिजेक्ट कर दें। लेकिन एक ही करे तो, लेकिन हो क्या रहा है, पूरा की पूरा रिजेक्ट कर दिया, तो ये न्याय नहीं है। आप इतने क्या नहीं सालों है की सर। वेटिंग के बाद आप अगर किसी की सुनवाई कर रहे हैं, और एक जेनरिक, अगर किसी की, अगर उसमें किसी को नॉलेज नहीं है, उसने अगर गलत तरह से शिकायत कर भी दी है, गलत तरीके से अपील कर भी दी है, तो उसको कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत तो आप उसको कुछ तो जानकारी दिलवाएं, कुछ तो उसको उसके उसका उसके उसका सॉल्यूशन दे। और सर ये इलीगल है हमारे ख्याल से, क्योंकि सेक्शन 18 में जब आप शिकायत करते हैं तो शिकायत में यदि आपने 2-3 अपीलों का जिक्र भी कर दिया, तो सेक्शन 18 के तहत आप उसको, मतलब सूचना आयुक्त को उसको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि वहां पर यदि ऐसा होता कि 3 अपीलें होती, मतलब तीन अपीलें के स्थान पर वो सबको एक साथ अपील कर देता, उस स्थिति में तो आप कह सकते थे इसकी अलग अलग अपील करो, क्योंकि उसमें 100 रुपए का चालान भी देना होता है और ये सारी सारी चीजें होती हैं। तो ये व्यवस्थाएं होती हैं, इस नाते आप कह सकते हो कि क्योंकि वो लीगल प्रोसीजर फॉलो नहीं की गई। लेकिन जहाँ शिकायतों का सर सवाल है, तो शिकायतों में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, कोई प्रावधान ऐसा नहीं है कि आप की पेंडिंग अपीलों को लेकर के यदि आप समराइज करके कह रहे हैं कि हमारी 4 अपीलें हैं, इनकी सुनवाई नहीं हुई, तो इनकी आप सुनवाई करिए, इसीलिए शिकायत की होगी धारा 18 के तहत। तो उस शिकायत को उन्होंने क्यों रिजेक्ट किया? क्योंकि वहां तो फीस भरने का भी प्रावधान शिकायत में नहीं होता। शिकायत तो सिर्फ शिकायत के तौर पे खो दी है। तो शिकायत तो एंटरटेन सर करना चाहिए था इसमें। वही तो मैं कह रहा हूँ कि स्पीकिंग ऑर्डर नहीं आ रहे।
तो ऐसे सूचना आयुक्त जो है उनके नाम के साथ इन इस तरह के ऑर्डर की चर्चा करनी चाहिए। तो अगली बार ये वाला मुद्दा रखेंगे इसको अपन। वीरेंद्र जी नहीं, इसका आप। इसका शिवन जी और एक तो बात है, ये जो हाँ हाई जी। कोर्ट में हम लोग जाते हैं ना, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का ऑर्डर के अगेंस्ट में जब हम लोग हाई कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट भी बहुत सॉफ्ट एटीट्यूड लेता है ये लोग का। इसीलिए कमिश्नर लोग को ये मन में एक आइडिया पैदा हो गया कि हम लोग को अकाउंटेबिलिटी कुछ नहीं है, हम लोग को जवाबदेही कहीं नहीं करना है, ना कोर्ट हम लोग से जवाबदेही मांगेगा, ना हम लोग को कोई सजा मिलेगा। जब सिर का ऊपर से पनिशमेंट का डर हट जाता है, तो अब इंसान ना एकदम पूरा एनार्की हो, मतलब दिखता है ये तो सबको। डिपेंड करता है, ये तो डिपेंड करता है, जैसे सूचना आयुक्तों में डिपेंड करता है कि कौन सूचना आयुक्त किस मिजाज के हैं, वैसे ही हाई कोर्ट में भी डिपेंड करता है। नहीं, मैं हाई मैं कोर्ट में मेरा शिवरन जी एक चीज और है, हाँ मेरा विषय ये है कि जब आप किसी केस को ले जाए, मेरा कहना है कि आप क्या होता है क्या कि देखिए, कई बार उसमें गलती क्या होती है, जब आप हाई कोर्ट में चैलेंज करने जाते हैं रिट पिटिशन में, तो आप अपने केस का सबसे कमजोर पहलू लेके भी चले जाते हैं। और इसीलिए मैं जब भी मेरे पास ऐसे मामले आते हैं जहां वो लोग एडवाइस देते हैं कि हाई कोर्ट में किस तरह से इस मामले को लगाएं, तो मैं हमेशा कहता हूं कि आप केस का जो सबसे कमजोर पक्ष है, जहां पर आयोग सबसे कमजोर दिख रहा है, आप सिर्फ उतने ही मैटर को चैलेंज करें। हाँ मान मान लो कि आपने चार इंफॉर्मेशन मांगी, और उस चार में से एक इंफॉर्मेशन तो बिल्कुल काल्पनिक टाइप की इंफॉर्मेशन है ना, और उसका जवाब नहीं दिया। अब आप अड़ गए कि नहीं नहीं साहब, उसका जवाब तो चाहिए मुझे, और आप उसी को लेकर के पहुंच गए हाईकोर्ट के सामने। जज साहब जैसे ही देखते हैं भैया वो 3 मिनट के अंदर तुमको सुनवाई करनी होती है, इतना टाइम नहीं है, तो पहला ही पॉइंट देखा उन्होंने, उसने बोला कि अरे ये तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ लिया, क्वेरी पूछ लिया, ये तो पूरा फालतू का रिजेक्ट करने लायक है, फेंको इस फाइल को, और वो रिजेक्ट हो जाती है। हाँ। तो उसको छोड़ करके आपको सिर्फ वो मुद्दा उठाना है जहां पर वो सूचना आयोग सबसे कमजोर है। उसको बोला हमें चाहिए ही नहीं, वो तो एक दो बिंदु तो चाहिए ही नहीं हमको, जो काल्पनिक वाल्पनिक इस तरह का है। लोग यही जो अज्ञानतावश क्या करते हैं कि सब पूरा लगा देते हैं। लगाना चाहिए सबसे कमजोर वाला, जहां पे सूचना आयोग कमजोर हो, जो कि सही में एग्जिट करता है। आप उतने ही एक ही पॉइंट को लेके जाइए कि सर ये तो हमने तो ये लिस्ट मांगी थी, लिस्ट तो एग्जिस्ट करती है, और ये भी नहीं दी उन्होंने, हमें बाकी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, कम से कम ये तो मिल जाती। उस पे सूचना आयोग जब आप बहुत लिमिटेड प्लेयर के साथ हाईकोर्ट में जाएंगे, लिमिटेड प्लेयर के साथ, तो आपको न्याय जल्दी मिल जाएगा। लेकिन आप बिल्कुल उस तरह से जाएंगे कि नहीं, हाई कोर्ट से ये भी अपेक्षा है कि भाई इसमें पेनल्टी भी लग जाए, ये भी हो जाए। क्या होता है कि हाई कोर्ट अगर बहुत छोटी चीजों के साथ जाएंगे कि इसकी पुनः सुनवाई हो जाए, इसमें ये वाला बिंदु नहीं मिला, एक बिंदु मिल जाए, तो हाई कोर्ट बोला अच्छा अच्छा ये तो बहुत ही इजी काम है, उनके लिए तो वो केस फटाक से डिस्पोज ऑफ होने की श्रेणी में आ जाता है। इसीलिए वो फटाक से एग्री कर जाएंगे आपके साथ कि आप अगर मान लीजिए हाईकोर्ट में जाते हैं, बोलते हैं कि इसकी तत्काल सुनवाई कर दीजिए, आप 100 ऑर्डर ले जाइए लिस्ट लगा करके अपने, कि हमने इतना पेंडिंग है हमारा, हमने 15 ऑर्डर हैं, 20 ऑर्डर हैं, 25 ऑर्डर हैं, इसकी सुनवाई आज तक नहीं हुई है, तो इसको नहीं जरा सर, समय तरीके से सुनवाई करवा दीजिए। हाईकोर्ट बोल देगा सुनवाई करने के लिए, 30 दिन के अंदर सुनवाई करने के लिए बोल देगा। राहुल सर, और एक तो बात यहाँ हमारा हिसाब से हाईकोर्ट को भी सोचना चाहिए, इस ये पॉइंट भी देखना चाहिए, जो कमिश्नर नेग्लिजेंस किया है क्या, उसको स्पीकिंग ऑर्डर देना बाध्य है, बाउंड, कमिश्नर इज बाउंड टू पास स्पीकिंग ऑर्डर। अगर ये नहीं वो दिया तो नेग्लिजेंसी हो गया, तो हाईकोर्ट ये पॉइंट भी देखना चाहिए। हाई कोर्ट कितने में कमेंट किया है कि स्पीकिंग ऑर्डर आपको देना है, वो तो बार बार कर रहे हैं हाई वो तो कोर्ट। वो तो कमेंट है ही नहीं, ऑलरेडी। वो हाई पनिशमेंट कोर्ट चाहिए, अगर नहीं देता है तो उसको पनिशमेंट दो, छोटा ही दो, कोई बात नहीं, लेकिन दो। मेरा कहना है आशीष जी, वो जो प्रॉब्लम ये हो रही है ना कि जो आयोग में जो आयोग के खिलाफ जो मामले जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो एप्लीकेंट है वो रिट पिटीशन जब फाइल करते हैं, वो बहुत स्ट्रांग पॉइंट के साथ नहीं जाते हैं। तो मेरा कहना है कि वो सिर्फ एक लिमिटेड नहीं, प्रेयर के वो तो साथ ठीक जाए। है, वो ठीक है, उसमें तो अब वो पॉइंट ठीक है, वो मैं भी मानता हूँ आपका साथ, मैं एक मत हूँ एट वन। लेकिन मेरा कहना है जो स्ट्रांग पॉइंट लेके जा रहा है उसमें भी हाई कोर्ट इतना ही कहता है कि ठीक है इन्फॉर्मेशन दे दिया जाए या 1 महीने के अंदर सुनवाई कर दिया जाए, लेकिन हाई कोर्ट ये नहीं करता है, जो कमिश्नर ये गलती क्या है, नेग्लिजेंस से हुआ, इसलिए कमिश्नर के पनिशमेंट दिया जा रहा है, भले ही वो 1 रुपया पेनल्टी लगाए, लेकिन नहीं नहीं लगाए। नहीं, लगाता है, हाई कोर्ट ने लगाई है पेनल्टी यहाँ पे वो बहुत मुख्य। कम, बहुत कम, नेग्लिजेबल सर, नेग्लिजेबल, ना लेकिन के बराबर देखिए मान के चलिए देखिए आप। लगाने का प्रोविजन तो है नहीं, लेकिन उसके बाद भी लगाई है, मैं तो ये कह रहा हूँ। हाई कोर्ट तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, उसका प्रोविजन क्या क्या है, उसका अरे बहुत पावर है, इमेंस पावर। आशीष नारायण जी, अरे एक मिनट यार होल्ड करो। देखिए आप ये कह रहे हो कि हाई कोर्ट के सब जज एक जैसे काम करेंगे,
क्या सभी सूचना आयुक्त एक हाँ जैसे वो काम बात करते ठीक है, हाँ हाँ ये बात सही है, ये बात आपका ठीक। अच्छे जजेस जो है वो कर रहे हैं। विवेक अग्रवाल जी हैं यहाँ पर आपके विवेक अग्रवाल तो मिलता नहीं है, एक ठो ही है देश में, राहुल सिंह भी एक ही इस था। तरह से करते रहते हैं। हालांकि एक मामले में विवेक अग्रवाल जी ने राहुल सिंह सर के भी एक आदेश को लेकर के कुछ हाँ देखा था। लेकिन हालांकि वो ठीक है, वो तो जजेज है, उनको अपन नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये है कि वो कर रहे हैं जो भी है, तो मतलब अपना जो भी है, तो मतलब कहीं कुछ एक आध दो में इधर उधर, तो बाकी 90 में ठीक भी कर रहे हैं, ऐसा भी है। तो मतलब कुछ तो होप है, हमारा मतलब है कि कुछ तो होप बनी हुई है, ऐसा नहीं है कि हाँ वो हाईकोर्ट में होप है, लेकिन हम लोग का गरीब आदमी के लिए दिक्कत बन जाता है ये। ठीक है। आगे आगे बढ़े। और ललित सोनी जी हैं। ललित सोनी जी क्या कहना चाह रहे हैं? राहुल सर हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, आप लोग ऐसे भी क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, आरटीआई से जुड़े हुए हैं, और ऐसे क्वेश्चंस भी यदि आप लोगों को ही पूछना है, हमारे पास कुछ समय है अभी 40 मिनट का, आप लोग उस पर भी आ जाइए, है ना। अब सभी डिस्कशन ये वरिष्ठ लोगों को नमस्कार, गणतंत्र दिवस की सभी को शुभकामनाएं। सर मेरा केवल एक जनरल क्वेरी थी कि जैसे जो सेकंड अपील के बाद में जो डिसीजन आता है उसके अंदर हाई कोर्ट जाने के लिए कोई टाइम का लिमिटेशन है क्या? बहुत ज्यादा पुराना हो गया क्या? नहीं ज्यादा पुराना, पर फिर भी एक जनरल मतलब जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाह रहा हूँ। हाँ जी, लिमिटेशन होता है 90 दिन, हाईकोर्ट रूल्स में लिखा होता है। मतलब 90 आप दिन का एक पीरियड है इसके अंदर भी। अपने स्टेट के हाईकोर्ट रूल्स आप देख लीजिए, आर्टिकल 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉर्मली 90 दिन होता है। थैंक यू सर। उसके अलावा इंडियन लिमिटेशन लिमिटेशन एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट 1963 है, वो भी पढ़ लीजिए, उसमें भी है लिमिटेशन। उसमें सभी तरह के केसेस के लिए दिया हुआ है। कोई सरवार नहीं होता। जी हेलो। जी धन्यवाद। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है राहुल सर से, कि जैसे हमारे हरियाणा के अंदर अभी पीछे के साल 2 साल पहले एक डिसीजन आया था कि भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारी रिट पिटीशन में जो आरटीआई के संदर्भ में आई है कि कोई भी जो पीआईओ है ना, वो पॉइंट वाइज रिप्लाई नहीं देता, और जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी है वो अपनी उस पर्टिकुलर केस में जब भी या तो डिसीजन नहीं देता, या डिसीजन देता है तो उसमें वो कभी भी स्पीकिंग ऑर्डर पास नहीं करता। ठीक है। और तो इसमें ऑनरेबल ने सबने जो चीफ सेक्रेटरी हरियाणा उसको डायरेक्शन दी थी कि ये जो ऑर्डर है ये सभी को मतलब आप भेजे जितने भी पीआई और उनको, और इसकी आप कंप्लायंस करवाए। लगे दोनों अलग अलग। जब भी मैं इस ऑर्डर को पर्टिकुलर वेज के अंदर मेरी फर्स्ट अपील में मैं डालता हूँ ना उस ऑर्डर को, ठीक है, तो फर्स्ट अपील अथॉरिटी का ये जवाब आता है कि ये जो स्पीकिंग ऑर्डर के बारे में बोला गया है तो चीफ सेक्रेटरी ने हमें इसकी तमील नहीं करवाई। नहीं, ये तो अनऑफिशियली बोल रहे होंगे आपको। नहीं, रिटर्न में दिया है लिखित, सर उन्होंने। क्या लिखित में क्या दिया उन्होंने? उसमें ये कहा है कि जो हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी है ना, उनकी तरफ से हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई कि भी आपको स्पीकिंग ऑर्डर पास करना है। जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर डायरेक्शन दी थी वो डायरेक्शन हमारे पास चीफ सेक्रेटरी के थ्रू नहीं आई। तो वो तो बहुत ही निहायती बेवकूफ किस्म का प्रथम अपील अधिकारी होगा। इसके लिए हाई कोर्ट का आदेश नहीं चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी नहीं चाहिए। स्पीकिंग ऑर्डर पेश मतलब देने के लिए, मतलब बेसिकली आप अगर प्रथम अपील अधिकारी हैं तो आपसे अपेक्षा की जाएगी, आप अगर सूचना आयोग हैं तो आपसे अपेक्षा की जाएगी। मतलब ये तो बेसिक चीज है ना। उसको अगर ऑर्डर नहीं भी है, तामीली नहीं भी है, तो भी उसको करना है। मतलब ये कौन सी बात हुई कि हमें स्पीकिंग ऑर्डर देने का आदेश नहीं, इसलिए हम स्पीकिंग ऑर्डर नहीं देंगे। महा बेवकूफ किस्म का आदमी है। कौन है यार सज्जन यार? सर ये देश हमारा विविधताओं का देश है, एक कहावत है ना, हमारा देश विविधताओं का, हाँ और तो आज क्या हम उसी विविधता कितना मना रहे हैं। अव्वल किस्म का बेवकूफ आदमी है, मतलब इन्हें, 26 जनवरी सर मतलब इसकी तो फोटो विविधता। लगा करके इसका आदेश जो है चिपका देना चाहिए। वो जो इसने लिख करके भेजा है कि स्पीकिंग ऑर्डर देने के आदेश नहीं है। ऐसे लोग सर्विस में कैसे सेलेक्ट हो जाते हैं भाई? सर सर्विस में भी है सर, प्रमोशन भी मिलता है इनको टाइम टू टाइम, अरे तो सारी मतलब कैसे आ सारी जाते हैं सर्विस में? फैसिलिटी इनको मिलती है सरकारी जी। नौकरी मिल कैसे जाती है भाई इन लोगों को? और भारत में तो फर्जी प्रमाण पत्र लेकर के, फर्जी डिग्री लेकर के इतने सारे सर्विस में आ गए हैं तो क्या करेंगे। कितना रिक्वेस्ट ये शर्मनाक है है सर भाई कि ये। मैं क्या कर सकता अधिकारी हूँ मतलब आप? इतनी बेवकूफी वाली बातें कर रहा है अधिकारी। हाँ। बोलता है स्पीकिंग ऑर्डर देने के आदेश नहीं है तो इसलिए हम नहीं देंगे आदेश। हम्म। क्या आदमी है? मतलब ये कह रहा है कि उसका कहने का मतलब है कि भाई हमें चीफ सेक्रेटरी ने नहीं कहा कि पहले आप ऐसा ऑर्डर अरे पास नहीं करो। कहा है भाई हाँ। तो नहीं देगा क्या? मतलब इन्हें
उसको किसी ने रेप करने से मना नहीं किया है, किसी कानून में उसको लिख करके नहीं दिया किसी ने, तो रेप करेगा क्या ऑफिस में बैठ करके? ऐसा वो थोड़ी ना होता है, यही हो कानून रहा है है, भाई। इसके साथ यही हो रहा है सर। तो ये तो आप जूरिस अब प्रूडेंस का बेसिक प्रिंसिपल है, कितना जो रिटर्न एंड स्पीकिंग ऑर्डर है। जूरिस प्रूडेंस में, न्याय शास्त्रों में पढ़ाया जाता है सब एलएलबी को, कि रिटर्न और स्पीकिंग ऑर्डर हो तभी वो स्टैंड हो सकता है, यदि उसको चैलेंज हो तो, यदि अदरवाइज फिर वो क्वैश वो कर सकती है ऊपरी अदालत। तो ये तो बेसिक प्रिंसिपल्स में आता है जूरिस प्रूडेंस के, और सबको मालूम होना चाहिए। इसका कोई अलग से आदेश थोड़ी निकलता है। कई बार कोर्ट ऑर्डर दे भी देता है कि जब टाइम बाउंड, जैसे अल्टरनेट रेमेडी के ग्राउंड पे हाई कोर्ट किसी अथॉरिटी को भेजता है, तो बोलता है कि यू शुड पास ए रीजन एंड स्पीकिंग ऑर्डर विद इन 3 मंथ्स। इस तरह के भी आदेश कई बार हाई कोर्ट कर देता है या सुप्रीम कोर्ट कर देता है। तो ये तो बेसिक प्रिंसिपल्स में आता है। मतलब कोई चीज मुझे एड्रेस करके नहीं दिया गया, मतलब ये एक्सपेक्ट करते हैं चीफ जस्टिस उनके घर आके उनको ऑर्डर दे तभी लेंगे, ऐसा भी होता है। नहीं तो ये गलत है, इस तरह से नहीं। स्पीकिंग ऑर्डर तो होना ही चाहिए। आप जस्टिफाई तो करेंगे चीज, जो आप जो भी लिख रहे हैं। इनफैक्ट जांच रिपोर्ट आदमी देता है, तो जांच रिपोर्ट में चीजें जस्टिफाई करता है कि हम क्यों किसी को दोषी बना रहे हैं या किसी को क्यों हम निर्दोष बना करके छोड़ रहे हैं। तो वो वही चीजें हैं कि उसमें पॉइंट्स तो आने चाहिए ना, लॉजिकल एंड एंड तो उसका होना चाहिए। विदाउट लॉजिकल एंड कोई मतलब नहीं है, मतलब एक तरह से ये लॉजिक तो से उसमें आउटकम नहीं ऑफ है। नेपोटिज्म, हम्म। हाँ सर आउटकम ऑफ फिर नेपोटिज्म। नहीं, फिर यही तो ग्राउंड बन जाता है आरटीआई का। जब किसी के कंसर्न में ऑर्डर दिया है, उसमें कुछ नहीं लिखा कि भाई आपको हटाया जाता है, दो दो शब्द चलिए लिख दिए। चलिए हाँ, चलिए, ठीक है नरेश कुमार जी। अब इसमें अपन ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, वो तो उसके सेंस की बात है, अब यही अपन मान सकते हैं। मेरे आप कहने का उसमें मतलब सर, इसमें मतलब कोई रजिस्ट्रार ऑफ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट या और कोई एक्शन ले सकता है? मैं उनको लिखूँ तो उसको कोर्ट ऑर्डर करके कि भाई ऑनरेबल कोर्ट ने गाइडलाइन दी थी, डायरेक्शन दी थी। अब आप कंप्लेन कर सकते हैं उसमें, यदि उसने मतलब स्पीकिंग ऑर्डर नहीं दिया है, देना चाहिए था, और इस तरह से तो आप बोल सकते हैं कि ये इस तरह से यहाँ पे गलती की हुई है, ये पॉइंट है, आप उसको करके कर सकते हैं अपना। आप अब चीफ फीचर सेक्रेटरी प्लीज को कहा था। उसमें आप चीफ सेक्रेटरी को भी एक कॉपी उसको भेजिए, एक रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को भी भेजिए। उसमें आप हाई कोर्ट का ऑर्डर भी अटैच करिए, और उसमें इनको बताइए कि ये जब इनसे ये पूछा गया है कि आपने ये स्पीकिंग ऑर्डर क्यों नहीं दे रहे हैं, तो उनका ये जवाब है ना। और इसमें लिखित में शिकायत करिए, शिकायत करने के बाद फिर दोनों जगह आरटीआई लगाइए कि इसमें क्या कार्रवाई की गई है। अच्छा अच्छा। हाई कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस में भी लगाइए आरटीआई, और एक आरटीआई जो है चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में भी लगाइए। एक चेक बॉक्स चलो में सर, मैंने सर एक सेक्शन दिया है सर, थोड़ा सा देखिएगा। 142 जी सर, एक बार 142 डिस्क्राइब कर क्या दे। है? सीपीसी 142 क्या है ललित सोनी जी? सर एक आदेश मैंने देखा है में कि अगर कोई भी आदेश होता है तो वो लिखित में होना चाहिए। इसको लेके 142 जो है कि 142 जो है कि सीपीसी में बोलता है। अब वो चूंकि अमेंड हुआ है तो वो थोड़ा सा देख लेता हूँ कि कौन सा सेक्शन है, तो वो मैं वो तो कुछ मिल देर में जाएगा। बताता हूँ सर। 142 इक्विवेलेंट टू बीएनएसएस जो भी है वो तो आ जाएगा, वो उसमें छोड़िए। लिखित लिखित में होना आवश्यक है सर वो। तो लिखित में तो ये दे रहे होंगे, लेकिन स्पीकिंग ऑर्डर नहीं है ना, ये कह रहे हैं। लिखित में दे रहे हैं सर, और उसमें दोनों को आदेश हुए सर, सूचना आयोग को भी आदेश हुआ है 30 डेज के अंदर, स्पीकिंग ऑर्डर और का मतलब सर्कुलर ये होता सोसाइटी है, को भी। आप लोग राहुल सर का आपने आदेश पढ़ा होगा कि सारी चीजें रहती हैं कि भाई क्वेरी क्या रेज हुई है, आपत्तियां क्या हैं, फिर इनका पक्ष क्या है, फिर उनका पक्ष क्या है, फिर किसी तीसरे का पक्ष क्या है, वो चीजें लिखी जाती हैं, फिर अपना पक्ष क्या है, आयोग का मत क्या है, या कि प्रथम अपीलीय अधिकारी इसमें क्या ओपिनियन रखता है, उसका मत है, फिर अंत में आता है निष्कर्ष में कि इसका आदेश क्या है, हम इसमें क्या आदेश देते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। लॉजिकली उसको वन बाय वन उसको डिराइव करना होता है कि इनके द्वारा ये कहा गया, उनके द्वारा ये कहा गया, इनके द्वारा वो कहा गया, अब हमारा मत इसमें ये है और ये इसका निष्कर्ष है। इस तरह से ये होता है अपना स्पीकिंग ऑर्डर। तो यदि ये चीजें नहीं है तो वो गलत है, ये कहने का मतलब। ठीक है। असीमान जी, हमको एक तो चीज थोड़ा जानना है, सेक्शन 19(9) आरटीआई एक्ट क्या बोल रहा है, इसका बारे में थोड़ा जानना है। इससे को जानना है आपको सर से? हाँ सर से, ये जो बीरेन सर हो, राहुल सर हो, बीरेन सर थोड़ा थोड़ा बता दीजिए, इसको समझा हाँ दीजिए, जी, ये बोलता हमको हूँ मैं, थोड़ा ये है कि कंफ्यूज। अपील का यदि हक है तो बताया जाता है। तो ये जनरली जो कंप्लेंट केस होते हैं हम्म। उसमें यदि कंप्लेंट के बाद भी अपील का हक है, फॉर एग्जांपल लेटर लेने से मना कर दिया, तो सूचना आयोग बोलता है कि लेटर ले लो, 1 महीने में जवाब दो, और यदि संतुष्ट ना हो तो उसके बाद आपको अपील का हक रहेगा। तो ये 19 9 जो है अपील उसको, कहाँ करेंगे? वो जो भी फर्स्ट अपील सेकंड अपील, वो अपील का कोई हक है तो वो बताया जाता है। मतलब जैसे कि किसी ने लेटर लेने से मना कर दिया, तो हम्म। वो लेटर रिसीव करा देते हैं और बोलते हैं कि इसमें आप अपील कर सकते हो, या कोई कंप्लेंट केस है
कंप्लेंट केस में वो निर्णय दे देते कि इसमें जो है ये प्रयास सूचना पहुंचाने के प्रयास में बाधा की गई, और आयोग देते कि भाई इतने दिन में आप निर्णय दे दो। तो उसमें वो जब भी ये होता है, या कोई बोलता हम आरटीआई के दायरे में नहीं आते, तो जब भी कोई ऑर्डर देता है 18 में जो भी ऑर्डर होते हैं किसी भी कंप्लेंट केस में, उसमें यदि अपीलीय अधिकारी को या जो ये है फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी जो है या पीआईओ का जो आदेश है, तो उसको वो चैलेंज कर सकता है, और उसको फर्स्ट या सेकंड अपील का जो अधिकार है ये जानकारी आयोग को देना जरूरी है। लेकिन जो उसके बाद जो अगला जो है, क्योंकि देयर इज नो प्रोविजन फॉर थर्ड अपील, तो 19(9) में हाईकोर्ट जाने का अधिकार है ये देने के लिए आयोग बाध्य नहीं है, क्योंकि वो रिट ज्यूरिसडिक्शन में आता है। कुछ आयोग लिख भी देते हैं, तो उत्तराखंड आयोग लिख देता है कभी कभी कि आप 226 227 में जा सकते हैं यदि आपको जाना है तो हाईकोर्ट, तो ऐसा लिख देते हैं। लेकिन वो अपील तो 19(9) में जो आता है कि यदि फर्स्ट या सेकंड अपील का अधिकार है, क्योंकि कई बार केस प्रिलिमिनरी स्टेज में ही आ जाता है कि जैसे लेटर ही लेने से मना कर दिया, तो फिर ऐसे में उसको बाद में अपील का अधिकार है। या कई बार क्या होता है, रिवर्ट कर देता है, जैसे फर्स्ट अपील अधिकारी ने डिस्पोज नहीं किया 30 दिन में 45 दिन में, आयोग बोलता है कि लेट मी हैव द ओपिनियन ऑफ फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी आल्सो, और वो अपने स्तर पे ज्यादा अच्छे से कर सकता है क्योंकि सभी अधिकारी भी उसके अंडर में आते हैं, कहाँ सूचना ये भी उसको पता होता है। तो जब रिवर्ट करता है तो बोलता है कि आप इसको पहले निर्णय पारित करिए 30 या 45 दिन में, और उसके बाद आपका अपील का अधिकार रहेगा कि आप उसके बाद भी असंतुष्ट है तो फिर आप अपील में आ सकते हैं। इस तरह से 19(9) में जो आयोग है वो जनरली फर्स्ट या सेकंड अपील के बारे में जानकारी उनको देता है, एप्लीकेंट को या कंप्लेनेंट को। अच्छा सर, 226 और 227 में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है? 226 जो है ना, ये रिट जारी करने का ये है, और 227 मेनली इट इज सुपरविजन ओवर द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, जिसमें सभी टाइप के सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आ जाते हैं, जैसे कि सिविल कोर्ट्स है, क्रिमिनल कोर्ट्स है, जितने भी कमीशन और ट्रिब्यूनल्स है, ये सब 227 में ओवरऑल सुपरविजन जो होता है ये हाई कोर्ट का होता है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके सर, थैंक यू सर। तो उनके लिए रूल्स वो बनाता है और उनका सुपरविजन करता है, और उनके लिए रूल्स भी बनाता है। जैसे हर स्टेट में आप देखेंगे कि जनरल रूल्स सिविल और जनरल रूल्स क्रिमिनल होते हैं, तो दीज आर मेड फॉर द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स बाय द हाई कोर्ट। दूसरा है कि हाई कोर्ट अपने लिए भी रूल्स बनाता है, दे आर कॉल्ड द हाई कोर्ट रूल्स। जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट रूल्स है, तो उस तरह से हर हाई कोर्ट जो है वो अपने अपने रूल्स बनाता है, वो भी 227 में ही बनाता है, तो अपने लिए भी बनाता है, और जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है जनरल सिविल या क्रिमिनल उनके लिए भी बनाता है, जो पहले से ही बने हुए हैं सभी स्टेट्स में। दे आर कॉल्ड जनरल रूल सिविल और जनरल रूल्स क्रिमिनल। एडवोकेट को पता होता है ये, और उसमें ये सब डिटेल में दिया होता है कि पेपर बुक कैसे फाइल करना है, फॉन्ट साइज कितना होना चाहिए, स्पेसिंग कितना होना चाहिए, मार्जिन कैसा होना चाहिए, छोटी छोटी बातें, पेपर साइज कैसा होना चाहिए, 1 साइडेड चलेगा कि 2 साइडेड होगा, ये बहुत छोटी छोटी चीजें, स्टैम्प फीस, ये वो, ज्यूरिसडिक्शन, तो ये सब वकीलों को मालूम होता है, और ये मिल भी जाते हैं रूल्स। कंसर्न हाईकोर्ट प्रीमाइसेस में जनरली इसकी किताबें बिकती है, तो वहां से जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है वो खरीद सकते हैं, उनको रूल्स मिल जाते हैं, और अलग अलग बुक शॉप में भी मिल जाते हैं। आजकल वेबसाइट पर भी इन्होंने लगा रखे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के भी मिल जाते हैं, हाई कोर्ट के भी मिल जाते हैं, ये फ्रीली आप डाउनलोड कर सकते हैं, और कोई भी उसको फॉलो भी कर सकता है कि एनेक्सर्स का नंबरिंग कैसे रहेगा, आप पेज नंबर ऊपर लिखेंगे कि नीचे लिखेंगे, लेफ्ट पे लिखेंगे कि राइट पे लिखेंगे, कि मिडल में लिखेंगे, ये सब छोटे छोटे रूल्स बने हुए हैं। सो दे शुड कॉम्प्लाई विद दैट। नंबरिंग आप किस तरह से करेंगे, जैसे रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 है तो एनेक्सर A1 देगा पिटिशन में, यदि वो सीए है तो काउंटर एफिडेविट करेगा, रिजॉइंडर है तो RA1 RA2 करेगा, दूसरा रिस्पोंडेंट है तो RB1 RB2 RB3 करेगा। तो ये नंबरिंग के जो तरीके होते हैं ये सब लिखा होता है, छोटे छोटे रूल्स बने होते हैं। सो एवरीवन शुड कॉम्प्लाई विद दैट। ये रूल्स जनरली पब्लिक भी होते हैं, तो ये रूल्स फॉलो करने चाहिए, क्योंकि ये भी लॉ होता है, अदरवाइज टेक्निकल राउंड पे फिर डिले हो जाता है। वो लगा देते हैं डिफेक्टिव में आ जाए, फिर वो कोर्ट को जो है वो जो रजिस्ट्रार होता है या रजिस्ट्रार जुडिशियल होता है, तो वो इस पे सुनवाई करता है, फिर एडवोकेट जो होते हैं वो घूमते घामते कभी भी पहुंच जाते हैं, वहां जाके डिफेक्ट को रेक्टिफाई कर देते हैं। तो उसमें ध्यान ना रखा जाए, जैसे कि नंबरिंग नहीं किया ठीक से, तो बोलता है इसका नंबरिंग करके दो, स्टैम्प फिर नहीं लगी है तो बोलते हैं इसमें स्टैम्प फीस लगाओ, बहुत कुछ पढ़ाई लिखाई करना होगा सर। हाँ, ये सब जो रजिस्ट्रार ऑफिस के जो कर्मचारी होता है ये रजिस्ट्री देख लेता है, और उसके बाद भी यदि हो तो उसमें डिफेक्ट में फ्लैग करते हैं, और जब तक पूरे डिफेक्ट रेक्टिफाई नहीं होते जज के सामने वो नहीं रखा जाता है केस। अच्छा, और 3 महीने तक डिफेक्ट रेक्टिफाई नहीं किया जाए तो उसको रिजेक्ट भी कर सकते हो, कि 3 महीने तक रेक्टिफाई नहीं हुआ तो उसको हटा देते हैं, फिर डिसमिस कर सकते हैं। ये होता है नियम। ऐसा भी सर कुछ, जैसे कोई हमारे पास लेटर है वो क्लियर साफ नहीं है, तो एडवोकेट क्या कहता है, जितने भी आपका लेटर साफ नहीं है ना, तो जो कोर्ट के जो रूल्स है, नॉर्म्स है, उनमें उसको दोबारा टाइप करवाना पड़ेगा, दोबारा टाइप करवाने के बाद फिर उनको दोबारा सिग्नेचर लगाना पड़ेगा। हाँ, ये सब आता है डिफेक्टिव में, जैसे टाइप्ड कॉपी है, ट्रांसलेटेड कॉपी है,
या कोई डार्क कॉपी है तो उसकी क्लियर कॉपी लगानी है, तो उसमें क्या है कि ओरिजिनल भी लगाते हैं एंड दैट इज शुड बी फॉलोड बाय टी कॉपी। तो टी कॉपी इज आइदर टाइप्ड कॉपी और इट इज ट्रांसलेटेड कॉपी। कि लैंग्वेज का भी कुछ जजेस इंसिस्ट करते हैं कि हमको ये अमुक लैंग्वेज में नहीं चाहिए, इसको ट्रांसलेट करके दो, तो फिर वो जो एडवोकेट है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको ट्रांसलेट करके ट्रांसलेटेड कॉपी भी ओरिजिनल के बाद लगाए। तो इस तरीके से लगाया जाता है। तो ये सब रूल्स में ही लिखा होता है ये सब। हाँ और तो टाइम सर टू टाइम इसी संशोधित भी का होते हैं। आइडेंटिफिकेशन में आपको आधार नंबर लगाना है, अमुक जगह पर आपको फोटो लगानी है, अमुक ये नोटरी ये करेगा, वो सब लिखा होता है उसमें। हाँ सर, तो इसी कंसर्न में तो रिट महंगी हो जाती है सर। रिट का कोई चार्ज तो नॉर्मल तो जो कोर्ट फीस होती है वो नॉर्मल सी होती है, 10 रुपए 20 रुपए। वो बात बाकी नहीं आप है, माइका करवाना कुछ नहीं है, नथिंग। वो करवाना वो करवाना। वकील की फीस के सामने निग्लिजिबल है। कोर्ट फीस आपको पता है, हाई कोर्ट में रेट का सिर्फ 100 रुपया रेट है। अब वो वकील की फीस जो होती है वो हजारों में होती है, तो वकील की फीस के सामने ये जो कोर्ट फीस का 10-20-100 रुपया है वो कोई बड़ी बात नहीं है। इट इज नॉमिनल। 100 रुपए में वकील रेट होती कहते है हैं अभी कि भी। कोई भी डॉक्यूमेंट है, मान लो मेरे पास मतलब 30 एनेक्जर है, अब 30 एनेक्जर मैंने आरटीआई से ली है और उससे सारे धुंधले हैं, या पीआईओ रिप्लाई देता है, जब क्या काम करता है फोन का साइज रखता है वो 6 या 7, और वो फोन का साइज 6 या 7 है, और कोर्ट का जनरल रूल है कि हमारा जो फोन का साइज होना चाहिए 14 होना हाँ, वो चाहिए। फिर आपको यदि आप चैलेंज करते हैं फिर आपको करना पड़ेगा। भाई देखो ऐसा है ना, मैनिपुलेट करने का तो पीआईओ को भी अधिकार नहीं है। आप बोलोगे मेरे लिए आप चेंज करके दो, तो चेंज करने का तो पीआईओ तो ऐसा होता है कि जैसा होता है वैसी सूचना देता है। अब ओरिजिनल उसका जैसा बना हुआ है तो वैसा ही देना पड़ता है। अब जैसे हमारे यहाँ भी एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स वगैरह सेट होते हैं, तो अब उन्होंने बोल दिया है कि भाई आपको 12 फॉन्ट में करना है, टाइम्स न्यू रोमन ही होना चाहिए, कॉमी के अमुक फॉन्ट नहीं चलेगा। तो जैसा होता है वो सबको फॉलो करना पड़ता है स्टैंडर्ड। तो ये तो सभी लेवल पे फॉलो करना ही पड़ता है नियम जो भी होते हैं। अब कोई बोलता है नहीं कि मैं वो इसको तो फॉलो नहीं करता, तो वो ऐसे थोड़ी चलेगा। वो तो फिर आप चैलेंज कर रहे हो तो आपको पूरा वो करना ही पड़ेगा ना। और ओरिजिनल जो है वो देने वाले का बर्डन नहीं है, वो आपको चैलेंज करने के लिए थोड़ी दे रहा है। वो आपको चैलेंज करना है, ये आपका निर्णय है। तो आपको जाना है तो आपको हाई कोर्ट के नियम फॉलो करने पड़ेंगे। और वो लगाएंगा तो वो भी अपने उसी तरह से लगाएंगा, उसके लिए भी वही रूल है। वो भी अपना काउंटर जब लगाएगा तो काउंटर में वो भी कोई लगाएगा कोई चीज या हिंदी में वगैरह, उसको भी ट्रांसलेटेड करके लगाना पड़ेगा या टाइप्ड कॉपी लगाना पड़ेगा क्लियर, यदि नहीं है तो ये तो हर जगह पर होता है। क्योंकि ऐसा होता है वो जज के पास टाइम पहले ही कम होता है, उसके पास दिन में 100 केस होते भरत हैं, तो उसे भरत यहाँ से पंड्या भरत टेक्निकल चीजों पंड्या के जी लिए उसके पास गुजरात टाइम नहीं से। होता है। भरत पंड्या जी गुजरात से, इनका क्वेश्चन ले लेते हैं। भरत पंड्या जी, क्या प्रश्न है आपका? सर मेरा ये राहुल सर से एक मार्गदर्शन में प्राप्त करना चाहता हूँ कि ये सर जो सूचना आयोग में एक बार हमने ये अपना जब हियरिंग हुई सेकंड अपील की, तो हमने अपना पक्ष रख दिया और पीआईओ ने भी कह दिया कि हमने इसको जानकारी नहीं दी है। प्रथम अपील अधिकारी का भी ऑर्डर था जानकारी देने का, फिर भी वो बार बार वो मतलब उनको तारीख पे तारीख दे रहे हैं, तो इसका निकाल नहीं आ रहा है। और जैसे ये बड़ा मामला भी आपको पता होगा शिवानंद जी, मैंने ग्रुप में ये डाला था कि पंजाब के अंदर एक गांव की जानकारी मांगी थी। अब वो उन्होंने फर्जी गांव जो है वो बता दिया था, उसकी जानकारी उसको 5 साल के बाद मिली है सर। ये बहुत समस्या आ रही है क्योंकि बार बार पीआईओ को वो डेट देते रहते हैं, जबकि ये मामला स्पष्ट हो चुका है कि पीआईओ ने जानकारी नहीं दी है। प्रथम अपील अधिकारी का भी ऑर्डर था, फिर बार बार तारीख देने का मतलब क्या है, एक बार। और दूसरा सर वीरेंद्र कुमार ठक्कर से ये मैं, साहब से पूछना चाहता हूँ कि सर क्या हम लोग जैसे कि कोई आम सामान्य नागरिक है वो आरटीआई की पिटीशन कोर्ट में डाल सकता है या वकील साहब के थ्रू ही डालनी पड़ेगी? क्योंकि कोर्ट का डायरेक्ट वो वकील साहब के बिना वो बोलेंगे कि कानून आपको पता नहीं है, तो फिर हम आपको केस डायरेक्ट नहीं नहीं ले नहीं, सकते। ऐसा कुछ नहीं है। वकील रखना किसी के लिए भी कंपलसरी नहीं है, लेकिन वकील रखने के कुछ फायदे होते हैं। क्योंकि फिर आपका केस कब लगा है, अब यदि कॉज लिस्ट में डेट नहीं है या नेक्स्ट डेट नॉट गिवन है, तो फिर आपको रोज कॉज लिस्ट देखनी पड़ेगी कि मेरा केस आज आया कि नहीं आया। तो यदि वकील जो होते हैं वो चूंकि रेगुलर प्रैक्टिस होती है उनकी, तो रोज ये उनका काम ही होता है कि कल मेरे कौन से 8-10 केस लगे वो मैं देख लूँ। तो वो रोज शाम को ये काम करती है रेगुलरली। तो ये फर्क पड़ता है। और फिर और भी होता है डिस्टेंस वगैरह, कि आपको यदि करना है फिर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उस तरीके से ही राहुल कर सर, सकते हैं। राहुल सर कुछ बोलना वकील चाहेंगे है तो वीरेंद्र जी? कई बार पर्सनली भी जाते हैं, है ना। तो ये जो है कुछ फायदे होते हैं, बाकी लीगली कंपलसरी नहीं है, आप हाँ। पर्सनली जा सकते हैं। और वीरेंद्र साहब एक बात ये है कि ये क्या लॉ में ऐसा है कि कोई भी चीज है वो स्पष्ट होनी चाहिए, यदि कोर्ट में वो बात स्पष्ट नहीं कर पाएंगे तो वो मान्य नहीं रखेंगे कोर्ट में, ऐसा कोई नियम है? ऐसा कोई नियम नहीं, लेकिन केस हार जाएंगे ना फिर आप यदि प्लीड नहीं कर पाएंगे। बेसिक मतलब जज क्या पूछ रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा, भाषा ही नहीं समझ में आ रही। जैसे कि आप देखिए कि कई बार वो जैसे जैसे वीरेंद्र जी, जैसे केस होता है, वीरेंद्र जी, जैसे वीरेंद्र जी, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में डिबेट होता है। अब जज बोलता है नवम रेबिया, अब आपको पता ही नहीं कि नवम रेबिया केस का नाम है, पार्टी का नाम है, तो आप क्या समझोगे?
अब कपिल सिब्बल वगैरह समझ जाते हैं, उनको मालूम है कि नवम रेबिया जो है वो इसका जो केस है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का, उस पर डिबेट हो रहा है। तो आपको यदि वो क्वेश्चन ही समझ में ना आए तो आप राहुल सर कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर जो इनका सवाल है, एक शुरुआत का भरत पांड्या जी का, कि कई बार वो इंफॉर्मेशन कमीशन में बार बार इंफॉर्मेशन कमीशन जो है तारीख पे तारीख दे रहा है, तो उसमें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट भी है कि तारीख पे तारीख देने का काम सूचना आयोग कोई कोर्ट नहीं है जो तारीख पे तारीख देते जाए, है ना। उनको तो तत्काल सुनवाई करनी चाहिए, समयबद्ध तरीके से सुनवाई करनी चाहिए। और आपका ये है ना कि बार बार कई ऑर्डर निकलने के बाद भी अ, जो है जानकारी दी नहीं जा रही है। तो अगर ऑर्डर निकलने के बाद अगर वो फाइनल ऑर्डर निकल चुका है, तो आप धारा 18 में कंप्लेंट कर सकते हैं सूचना आयोग में कि भाई आपकी अपील का ऑर्डर था, इसमें आपका फाइनल ऑर्डर था, इसमें आपने जानकारी देने के लिए कहा था, लेकिन यहाँ इन्होंने आपके आदेश की अवहेलना करते हुए जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है। तो ये आयोग के आदेश की अवमानना है और इनके विरुद्ध पेनल्टी की कार्रवाई की जाए और साथ में जानकारी भी दिलवाई जाए। सर तो यही जानकारी आप यही सर मामला पंजाब में अभी जो शिवानंद जी साहब को पता है कि पंजाब में 5 साल के बाद उनको ये जानकारी मिली कि ये गांव फर्जी है, और सरकारी अधिकारियों ने 50 लाख रुपया है मेरे ख्याल से अंदाजित, वो 50 लाख रुपये वो फर्जी गांव में डाल दिए। मतलब सर 2019 में उन्होंने आरटीआई की, अभी 2025 में, और इसकी जानकारी जी न्यूज सभी सार्वजनिक चैनल पे भी आ गई है सर। तो मतलब 5 साल के बाद हाँ, वो जवाब मिला तो कोई मीनिंग नहीं है ना। नहीं नहीं, बिल्कुल मीनिंग है। अगर मान लीजिए कि इसमें सूचना आयोग ने अगर पेनल्टी नहीं लगाया है, उसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं की है, तो उसमें कार्रवाई भी करवानी चाहिए। भाई इतना समय क्यों लग गया, हाँ सर, है ना। पाँच जान- 5 साल के बाद सर उनको ये जानकारी मिली कि ये गांव फर्जी है, और वो पंड्या जी आर्थिक इकोनॉमिक जान- ऑफेंस हैज नो मैं लिमिटेशन। वही कह इकोनॉमिक रहा हूँ ऑफेंस कि में अगर पेनल्टी, इकोनॉमिक ऑफेंस मैं में कह 20 रहा हूँ कि 30 अगर 50 30 साल दिन बाद में भी आप केस जानकारी कर मिलनी सकते चाहिए, उसको 5 साल तक वेट करना पड़ा। तो भाई उस हिसाब से उसमें जुर्माने की कार्रवाई होनी चाहिए। हैं। जुर्माना है वो तो रिलीफ अंडर आरटीआई पीआईओ एक्ट के है, अगेंस्ट लेकिन जो जुर्माना भी लगना भ्रष्टाचार के चाहिए। मामले लेकिन जो भ्रष्टाचार के मामले है तो इसमें इकोनॉमिक ऑफेंसेस में देयर इज नो लिमिट। आप 20 30 50 साल बाद भी केस फाइल कर सकते हैं, कोर्ट विल हैव टू एंटरटेन इट। इकोनॉमिक ऑफेंस हैज नो लिमिट, नो लिमिटेशन पीरियड। और राहुल सर एक बात ये जाननी थी आपसे सर कि ये आरटीआई के बुक में ये पेज नंबर 16 पे लिखा है ये कि भ्रष्टाचार और मानव हक अधिकार के उल्लंघन की जानकारी देने के लिए ये सर पीआईओ बाध्य है, ये सर सही है या नहीं? सेक्शन 24 की बात कर रहे हैं आप? ये सर अध्याय सेक्शन 24 वाले इसमें? हाँ हाँ हाँ, 24। हाँ, सेक्शन 24। देखिए देखिए, सेक्शन 24 में जो कई एजेंसीज हैं, जैसे सीबीआई हो गई, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया है, रॉ हो गया, ऐसी कई एजेंसीज हैं, उसमें पूरी लिस्ट दी हुई है। वो तमाम एजेंसियां जो हैं उनको छूट प्राप्त है, वो जानकारी देने के दायरे से बाहर हैं। लेकिन इन एजेंसीज में अगर कोई शिकायत आती है मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित या फिर भ्रष्टाचार से संबंधित, तो ऐसे मामले जो हैं उन पर छूट नहीं है, उसकी जानकारी इनको देनी होगी। लेकिन उसकी जो सुनवाई की व्यवस्था है बहुत स्पष्ट है। ऐसे मामले वहाँ एजेंसी में आएंगे, एजेंसी के आने के बाद फिर उसको सूचना आयोग, जिस केंद्रीय सूचना आयोग है तो केंद्रीय सूचना आयोग उसको रेफर किया जाएगा। केंद्रीय सूचना आयोग फिर उस पर अपनी टीप देगा कि ये दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता है। उसके बाद फिर वो डिपार्टमेंट को वहां से वो फाइल आगे बढ़ेगी वहां से। जी। धन्यवाद सर। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए, हाँ सुनाई बोलिए। दे रहा। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे एक आरटीएल लगाई थी साथी ने पर्टिकुलर इसमें, तो उसमें क्या हुआ कि उसने कुछ रिकॉर्ड मांगे डिपार्टमेंट से, तो कुछ उसने रिकॉर्ड मांगे डिपार्टमेंट से, तो रिकॉर्ड मांगे उसने पर्टिकुलर में, तो वो रिकॉर्ड पर्टिकुलर में कुछ बिल्स वगैरह थे, तो उसमें जो पेमेंट जिनको की गई थी, जो गाड़ी नंबर डाले गए थे ना, वो गलत थे सर। तो फिर उसने क्या काम किया, कंप्लेंट कर दी। कंप्लेंट करने के बाद फिर उसके बाद उस पर इंक्वायरी हो ही नहीं हुई, उसको क्लोज कर दी। ठीक है। फिर कमिश्नर ने क्या काम किया, पर्टिकुलर बेस उसको शो कॉज नोटिस दे दिया। ठीक है। पर्टिकुलर बेस में कि भाई आपने इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन क्यों दी।
तो उसने क्या काम किया पर्टिकुलर बेस में, फिर दोबारा से उसने क्या जवाब दिया पर्टिकुलर बेस के अंदर, उस पर पेनल्टी भी लग गई। पेनल्टी लगाने के बाद उसने दोबारा रिप्लाई दे दिया रिवाइज करके, भाई ये जो गाड़ी नंबर थे ना पर्टिकुलर बेस में जो मैंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाया आरटीआई से, वो काम का बटन था और काम के बटन में मेरे से गलत मतलब पर्टिकुलर बेस में गलत नंबर डल गए, और ठीक मैं है। अब इसको करेक्शन करके दोबारा से रिवाइज मैं आपको रिप्लाई दे रहा हूँ। तो उसने हाँ पेनल्टी भी हटा दी और दोबारा से वो रिवाइज रिप्लाई दे दिया। ठीक है, अगर ह्यूमन एरर है, देखिए अगर बहुत स्पष्ट ह्यूमन एरर है, कई बार कागज इधर से उधर हो जाते हैं, तो ह्यूमन एरर को माना जाएगा कि ह्यूमन एरर होता है उसके कुछ, लेकिन वो उनके ऊपर, इंफॉर्मेशन कमिश्नर के ऊपर है कि उस एरर को मानते हुए वो कर रहे हैं, है ना। लेकिन इसमें एक चीज ये है कि पेनल्टी गलत इंफॉर्मेशन देने के लिए की गई थी या फिर टाइम बाउंड मैनर में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई थी उसके लिए किया गया था, ये भी सवाल गलत है। इन्फॉर्मेशन के लिए की गई थी पेनल्टी। और टाइम बाउंड मैनर में दे दी गई थी, 30 दिन के अंदर दे दी गई थी।